हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री के, ठीक है, 2025 के सेट नंबर 5 के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना भैया, हम यहाँ पर आपको 2025 के सेट नंबर 7 और सेट नंबर 6 इन दोनों सेट को सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर 2025 के सेट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और सेट का कोड आपको भैया याद रखना है, सेट का कोड होगा केडी। ठीक, हाँ, क्योंकि सबके पास में अलग अलग अनसॉल्व पेपर होते हैं। ठीक, तो उन अलग अलग अनसॉल्व पेपर पे हो सकता है ये आपका सेट जो है ना चौथा हो, तीसरा हो या दूसरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोड आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देखे जा करके, ठीक है ना। हमने वहां पर सेट नंबर 7 और सेट नंबर 6 को अच्छे से कवर कर रखा है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया और बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। ठीक है ना मेरे भाई। हाँ, ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप अभी भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिए कि आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तभी आप बेहतर तरीके से एग्जाम को टैकल कर पाओगे, क्योंकि अब तैयारी हो चुकी जितनी आपने करनी थी, अब केवल रिवीजन बचा हुआ है। तो रिवीजन आप तब कर पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और इसके लिए मेरे भाई आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक, तो आप एक काम करिए, ये अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अगर आप ये करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। इसलिए मैंने 2025 से ही शुरुआत करी है। ठीक है, मैं शुरुआत से भी शुरू कर सकता था लेकिन नहीं, मैंने कहा कि पीछे शुरू करते हैं क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है ठीक एग्जाम का वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है ना। तो चलो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 0.2 मोलर विलियन के 500 ml बनाने के लिए, यानी 0.2 मोलर विलियन को 500 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा की गणना करनी है। ठीक, और बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है भैया। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है 0.2 मोलर। ऐसे क्वेश्चन को भैया बनाने के लिए आपको जो मान दिए जाते हैं पहले उनको लिख लिया जाता है। तो आपको दिया गया है 0.2 मोलर। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आपको दिया गया है, कह रहा है क्या कि 500 ml, और ये क्या बनाना है आपको, विलियन बनाना है। ठीक है ना, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा ये हमें बतानी है। तो कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, एक चीज आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लो कि ये जो मोलर है ये किसका मात्रक होता है, तो बोलोगे मोलरता का, यानी जो आपको पूछा गया मान है वो किसका, कैपिटल एम का। और यहाँ पे जो ml लिखा हुआ ये किसका मान होता है, तो बोलोगे v का मान होता है। ठीक, अब इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तब मैं अगर आपको यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला पूछूं तब आप बोलोगे भैया क्या कि कैपिटल एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA बटे MA इंटू में V। और अगर यही V हमारा मिलीलीटर में दिया जाता है ना तो भैया हम लोग ऊपर 1000 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले, अगर इस फॉर्मूले को आपने ढंग से लगा लिया, याद कर लिया, तो समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल बन गया फिर। ठीक, अब इस फॉर्मूले में आप देखो ध्यान से कि जो आपसे पूछा गया मान है, यानी दिया गया, पहले वो समझ लो, तो ये आपको M का मान दिया गया है। ठीक, और अगर आप पूछो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये V का मान दिया गया है। ठीक, अब आपसे पूछा गया मान जो है ना, कह सोडियम कार्बोनेट की हमें क्या बता दीजिए, मात्रा बता दीजिए। तो जो पूछा गया मान है वो क्या है, तो WA का मान पूछा गया है। ठीक, अच्छा, MA के मान को निकालने के लिए जुगाड़ है हमारे पास में, क्या है जुगाड़, तो देखो ध्यान से, आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब अगर मैं यहाँ से आपको परमाणु भार सबके याद दिलाऊं तो बोलोगे सोडियम का कितना होता है, तो बोलोगे भैया 23 होता है। 23 का डबल करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 46, प्लस कार्बन का कितना होता है भैया, तो बोलोगे 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो बोलोगे 16, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है तो क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है ना, तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, मान निकल आएगा। 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 16। अब देखो 4 और 1 5, 5 और ये कितना हो गया, 4 9, और एक हासिल का था तुम्हारे पास में, तो वो कितना हो गया भैया, 10, यानी लगभग कितना निकल रहा है, 106 ग्राम प्रति मोल। ये मान किसका बन गया भैया, बोले ये मान बन गया हमारा किसका, MA का। ठीक, अब आप सबके मान उठा करके अपने इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आप देखेंगे कि आप आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना भैया, तो चलो अब देखो जरा ध्यान से, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल M। अब देखो कैपिटल M का मान नहीं निकालना, आपने मान निकालना है किसका, WA का। तो आप WA बराबर फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक, तो ये दोनों आ जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ पर होगा कैपिटल M और होगा आपका MA और होगा आपका यहाँ पर क्या, V, और बटे नीचे बचेगा भैया आपके पास में क्या, केवल और केवल 1000, यही तो बचेगा, देख लो ध्यान से। हाँ ठीक है, अब क्या करोगे, मान रख दो फटाफट से। तो WA बराबर, आप अपन मान रखेंगे तो M का मान आपने देखा ऊपर कितना दिया गया, 0.2। MA का मान आपने निकाल दिया भैया 106, और मल्टीप्लाई V का मान आपको दिया गया है कितना, 500 ml। ठीक, ऐसे लिख दीजिए, और बटे नीचे आ जाओ तो नीचे आपको केवल 1000 लिखना है। अब हमने आपसे कहा कि ये वाला पॉइंट हटा दोगे तो नीचे एक जीरो आपका और बढ़ जाएगा। अब देखो काटते बनना, तो 1 2, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए। ठीक है भैया, अब हमने कहा आपसे एक काम करो,
दो से इसको काट दो, ठीक है ना, तो दो से काटोगे 100 को तो नीचे कितना बचेगा 50। अब मैंने कहा इस 5 से काट दो 50 को तो नीचे बचेगा भैया 10, 10 बचा मतलब दो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा भैया 10.6 ग्राम। देख लीजिए क्या कोई है ऐसा ऑप्शन जो आपको 10.6 ग्राम दिखा रहा हो, तो बोलोगे कतई भैया दिख रहा हमको, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा भैया, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हमें बताओ कहीं क्वेश्चन टफ था क्या? क्वेश्चन भैया टफ नहीं होते हैं, ये बात मानिए, बशर्ते आपको थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, ठीक है भैया। इस तरीके से चीजें भैया याद रखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया, उसमें कह रहा है, लिख रखा है उसने क्या कि निम्नलिखित में से रंगहीन आयन है। भैया रंगहीन कौन सा आयन है ये पूछा गया आपसे, ठीक। तो रंगहीन आयन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए आपको, ठीक। तो सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे किसके बारे में, निकिल के बारे में, ठीक। देखते हैं क्या ये सच में होगा या भैया नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ, तो निकिल कितने नंबर पर होता है, तो बोलोगे भैया निकिल होता है हमारा 28 नंबर पर, ठीक। अब आपने जब 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तब आपको क्या मिलेगा, तो बोले भैया आर्गन, और उसके बाद क्या मिलेगा 3D, 3D के बाद में आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको 4s, ठीक है भैया। अब आपने अच्छी तरीके से क्लियर है कि ये कितने नंबर पर हो गया हमारा, तो तुम बोलोगे 18 नंबर पे, कितने नंबर पे 18 नंबर पे, ठीक। हमें करना कितने का 28 का, तो दो आप यहाँ पर भर दोगे तो 18 और दो कितना हो गया 20, और यहाँ पर आपको कितने भर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 28, सीधे क्लियर हो गया, ठीक है ना भैया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, अभी वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक। अब आपने करना कितने का है, तो करा 2+ का, ठीक। तो अब आप जब 2+ करोगे तो एक चीज ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन आपको दान करने पड़ेंगे, तो बोलोगे भैया 2 इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे, तो कितने बचेंगे आपके पास में 26 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बोलोगे भैया आर्गन, और उसके बाद आप लिखेंगे क्या 3D, 3D के बाद आप लिखेंगे 4s, ठीक। दान हमेशा ध्यान रखना भैया कहाँ से निकाले जाते हैं, बातम कोष से, तो ये रहा आपका बातम कोष, इधर से निकाल दिए। तो अच्छा डी में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 8, इसका मतलब साफ है कि आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैं एक में आपको भर के बता देता हूँ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऐसे 5 कक्षक बनाने होते हैं डी उपकोष के लिए मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन है डी में कितने 8, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए पहले आप सिंगल सिंगल ऊपर की तरफ भर दीजिए, फिर आप क्या करेंगे नीचे की तरफ, तो अब टोटल 8 भर गए आपके, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे 2। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये आयन कैसा होता है मेरे भाई, ध्यान रखना रंगीन होता है, कैसा होता है रंगीन, यानी जो पूछा गया आपसे वो क्या पूछा गया, कह रहा रंगहीन बता दीजिए हमें, बात समझ रहे ना। तो रंगहीन, तो यानी इसका मतलब पहला वाला तो आपका गलत हो गया भैया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, अब अगर हम आपसे कहें कि बी नंबर करके दिखा दो हमको, ठीक। तो बी नंबर के लिए आप देखो जहां से आपको दिया गया Fe3+, तो पहले तो आपको Fe के बारे में क्लियर होना चाहिए है ना। तो Fe कितने नंबर पर होता है, तो बोलोगे भैया 26 नंबर पर होता है, ठीक। अब 26 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो बोलोगे भैया ये आर्गन हो गया, और ये 3D हो जाएगा, और ये 4s हो जाएगा, ठीक है। अभी समझना ध्यान से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 18 और 2 20 और 6 26, ठीक। अब आपको करना कितने का है, तो आपसे पूछा गया है कि भैया हमें 3+ का निकालना, मतलब यहाँ पर 3 दान कर दोगे 23 बचेगा। तो जब 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तब आप क्या करेंगे, बोले भैया आर्गन लिखेंगे, 3D लिखेंगे, 4s लिखेंगे। पहले बातम कोष से निकाल देना है, तो इसमें कितना बचेगा मेरे भाई 0, एक इधर से निकाल देना, तो इधर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख जाएंगे भैया आपको 5 दिख जाएंगे, ठीक। इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला, सही आंसर है। हमसे पूछा गया है कैसा, रंगहीन, तो रंगहीन मेरे भाई वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक। इसमें तो आपको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ठीक। अब हमने कहा चलो आगे की कहानी समझते हैं, फिर इसका मतलब है फेरस भी नहीं हुआ। अब कॉपर 2+ की बात कर लेते हैं, ठीक। कॉपर का करना पड़ेगा, तो कॉपर कितने नंबर पर होता है, तो जवाब आएगा भैया 29 नंबर पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे मेरे भाई, तो लिखोगे आर्गन 3D और क्या लिखोगे 4s, ठीक। इसमें आपको भैया कितना भरना होता है, इसमें एक भरना, ये ध्यान रखना ये अपवाद की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब अगर एक भरोगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक। अब आपको दान कितने करने यहाँ पर, तो 2+ दान करने, मतलब इसका साफ है कि 2 दान कर दिए। 2 दान करोगे ना मेरे भाई तो कितना बचेगा आपके पास में 27, तो यहाँ पर क्या कर दो भैया आर्गन 3D और 4s, ठीक। अब 2 दान करने, तो एक तो पहले यहाँ से निकाल दो, तो इधर कितना हो जाएगा 0, एक यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तो इधर कितना बचेगा मेरे भाई 9 बचेगा, ठीक। तो इसका मतलब साफ है कि भैया आपसे ये भी आपका सही आंसर नहीं है, ठीक। अब एक ही बचा, अब उसमें क्या करोगे जरा देखो ध्यान से, तो कॉपर सिंगल प्लस का निकालना मानो जैसे, तो अब एक ही दान करोगे तो 29 में से एक कर दिया तो कितना बचेगा मेरे भाई 28। अब 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे, बोले भैया आर्गन 3D 4s, अब s से एक निकाल दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, लेकिन डी में मेरे भाई अभी भी कितने रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। तो डी देखो जहां से जब तक पूरा भरा है तब तक इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है वो कैसा होता है, तो वो होता है भैया रंगहीन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा डी नंबर। बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बोलो ठीक है समझ में आ गया भैया। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस चीज को समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि संकर आयन इस तरीके से आपको दिया गया है क्या, NiCN का
होल 4 की पावर x, ठीक है ना, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि हमें यहाँ पे जो मान है ना वो किसका बता दीजिए भैया, कह रहा है x का मान बता दीजिए। बहुत इजी होता है मेरे भाई, पहले इनके ऊपर सबके चार्ज क्लियर कर लो। तो निकल के ऊपर देखो ध्यान से, अभी आपने देखा ऊपर 2 प्लस है, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये देख लो यहाँ पर, ठीक, थोड़ा हिंट भी मिल गया आपको यहाँ पे आसानी से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2 प्लस, अब ध्यान रखो Cn, इसके कितने मॉलिक्यूल दिए गए, तो पहले 4 लिख दो। अब Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1, तो माइनस 1 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो मेरे भाई, ठीक। और बराबर में क्या लिख दो, जो पावर होती है उसको बराबर में लिख देते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई, बोले ठीक है। अब समझो ध्यान से क्या कि ये तो हमारे पास में क्या है भैया, 2 हो गया प्लस का, ठीक है, प्लस। अब प्लस मत लगाओ इसमें, ठीक है, 2 4 एकम 4, और वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में कितना आ जाएगा, x। अब x में से जब घटा दोगे, ये तुम्हारा सॉरी 4 में से जब 2 घटा दोगे, तो जो x का मान आएगा ना मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। देख लो क्या कोई है ऐसा एक ऑप्शन, तो बोलोगे भैया बिल्कुल यकीनन यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे, बोले ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे देखोगे तो सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर घा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं घा के बारे में बातचीत करूं, तो ये एक नेम रिएक्शन है मेरे भाई, अगर आपको याद आ रही है, ठीक है ना, अगर आपको कुछ याद आ रहा है, अगर आपने पिछले वाले सेट सॉल्व कर रखे हैं, तो इसमें से मैंने आपको एक नेम रिएक्शन बताई थी इसी के तरीके की, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। तो क्या नेम रिएक्शन है, बस वो अगर आपको याद है तब आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लेना है पलाडियम तथा बेरियम सल्फेट, ओके। अब सुनो बड़े ध्यान से भैया, क्या कि एक हाइड्रोजन आपको यहाँ से क्लोरीन को देना होता है, एक हाइड्रोजन कार्बन को देना होता है, तब आप देखोगे कि अपचयन हो गया, और इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा H, और बाहर क्या हो जाएगा भैया आपका HCl। अब मेरे भाई ये चीज ध्यान देखो, ये चीज क्या हो गई, तो बोलोगे ये चीज हो गई भैया एल्डिहाइड, क्या हो गई, एल्डिहाइड हो गई, ठीक। और इस नेम रिएक्शन का नाम याद कर लो भैया, होती है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है भैया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया होती है, इस चीज को याद कर लो आप अच्छे तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एल्डिहाइड आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी, ठीक। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे भाई, रिएक्शन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो पढ़ो फटाफट पहले ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर है इंगा, ओके, ऐसे। अब इसमें कह रहा है क्या कि ये जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार का एमीन है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, आप खुद बताना, ठीक। हमने कहा आपसे कि अगर हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर CH3 और यहाँ पर लिखा हो भैया NH2, तो जब जब आपको यहाँ पर NH2 दिख जाए तब तब आप समझ लेना कि ये भैया हमारा कैसा एमीन है, तो बोलोगे 1 डिग्री एमीन है। कैसा एमीन हो जाएगा भैया, बोलोगे भैया 1 डिग्री एमीन है। बात पल्ले पड़ी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पर भैया ऐसा लिखा मिल जाए CH3 और लिखा मिल जाए आपको NH, लिखा मिल जाए NH, तो आप ये समझिएगा कि 100% भैया ये जो है ना, ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। जब NH मतलब हाइड्रोजन कम होते दिखेंगे आपको तो बात समझ में आती है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये कैसा हो गया, बोलोगे 2 डिग्री अमीन हो गया, ठीक। फिर आपसे हमने कहा यहाँ पर क्या, CH3, अब इसका लिख दो होल थ्राइस, और इधर पे क्या लिख दो आप, NH। अब ये ध्यान रखना, तो अब सॉरी NH क्यों बचेगा ना, अब केवल यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, N बचेगा, है ना। अब N बचेगा तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक। अब आप खुद देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इन तीनों में से, ठीक। तो आपको केवल फोकस करना होता है इस नाइट्रोजन के ऊपर। अगर इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो समझ लेना 1 डिग्री है, इसके साथ अगर 1 हाइड्रोजन है तो समझ लेना भैया कैसा है, 2 डिग्री है, और इसके साथ अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो समझ लेना कि वो कितना है, 3 डिग्री है। तो इसका मतलब साफ है कि आपका ऑप्शन नंबर भैया थर्ड हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, मतलब ये तृतीयक एमीन है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले ठीक है भैया, कहानी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग क्या, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए मेरे भाई आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं अपन, ठीक है ना। ट्रिक कैसे काम करती है जरा वापस से आते हैं, और ध्यान रखना आपने ऐसे लिखना है, लिखोगे भैया क्या कि अरे, एक बार अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली ना तो ये समझ लो ध्यान से, आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होंगे। अरे बात सही है, ठीक है ना, ऐसे इसको है को अपन क्रॉस आउट करेंगे क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तो अरे बात सही है, फिर लिखोगे आप ईटा डी का काफी है, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे ये चीज है, क्लियर कर लोगे, बोलो फटाफट से, इतना आप याद कर लो, पहले बोलो एक दो बारी, क्या बोलोगे, अरे बात सही है ईटा डी का काफी है, अरे बात सही है ईटा डी का काफी है, ठीक। ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। अब चलते हैं अपन इसकी तरफ, ठीक। तो यहाँ पर आ का मतलब है ना मेरे भाई, तो तुम बोलो भैया यहाँ पर जो आ का मतलब है वो है विटामिन ए,
बात क्लियर करोगे? जो ठीक है ना, आ का मतलब क्या है, वो है विटामिन ए, और यहाँ पे जो रे का मतलब दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक, तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है ना मेरे भाई, वो होता है रेटिनॉल। बात पल्ले पड़ गई। और यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पर बी और ता, तो ये ध्यान रखना। तो विटामिन बी यहाँ पे लिखोगे, और इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम, वो होता है मेरे भाई थायमीन। ता से बना दो थायमीन, यानी कि थायमीन। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हो ना मेरे भाई, ये जो चीज है वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या सा से याद रखता है सी। ठीक, अब इसमें साउंड आता है मेरे भाई ई का। किसका आता है? ई का, यानी ए का। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मेरे भाई क्या? एस्कार्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कार्बिक अम्ल। ठीक, ऐसे याद कर लो। ये क्या बन गया भैया? एस्कार्बिक अम्ल बन गया। आप पढ़ले पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईटा। तो विटामिन ई। ठीक, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ना मेरे भाई, वो होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, अगर एक बार ट्रिक आपने क्लियर कर ली। अब डी का, अब यहाँ पर आप याद रखो विटामिन डी। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? का से याद रखना आपको, कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल। ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। बात पहले पड़ रही है ना आपको? अब यहाँ पर देख लो, लास्ट बचा हुआ है विटामिन के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विटामिन के फा लिखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या? फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो अब पहले तो एक काम करो, फटाफट से मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। अब तो पता चल ही चुका होगा ना कि एस्कार्बिक अम्ल जो है ना, वो क्या है एक प्रकार का, तो बोलोगे भाई ये एक प्रकार का जो है ना, वो विटामिन है। क्या है? विटामिन है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, है ना? ठीक है ना मेरे भाई? तो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक, मतलब जो 2 नंबर क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है भाई, तो पहला देखिए दूसरे का नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा हिमांक में अवनमन एवं विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है मेरे भाई? ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हिमांक में अवनमन होता है ना, वो किसे कहा जाता है। ठीक, तो आपको एक बात याद रखना है कि जो हिमांक में अवनमन है, ठीक है ना, हिमांक में अवनमन, ये ध्यान रखना, अवनमन। ठीक, अब जो हिमांक में अवनमन है ना मेरे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं भैया? डेल्टा टी एफ बोलते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज आपसे जो पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है? तो कह रहा है विलेय के मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई क्या, कि जो विलेय का मोलर द्रव्यमान है उसमें संबंध पूछा गया। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक, तो जो विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? एमए बोलते हैं। ठीक, इन दोनों में संबंध बताना, बहुत आसान संबंध है। क्या होता है देखो वापस से। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि हिमांक का अवनमन वाला, कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू में स्मॉल एम। जहां पर भैया ये जो स्मॉल एम होती है ना, ये होती है मोललता। क्या होती है? मोललता। ठीक, अब यहीं पर अगर आप मोललता का फॉर्मूला रखेंगे ना मेरे भाई, तब आप देखेंगे कि आपको जो है ना क्या मिल जाएगा? डेल्टा टी एफ बराबर में के एफ इंटू में मोललता का फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या? डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी। और अगर ये डब्ल्यू बी आपका ग्राम में है, तो ऊपर अभी आप 1000 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये हो गया पूरी कहानी। तो जो डेल्टा टी एफ और ये जो एम ए है, इनमें क्या संबंध है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो डेल्टा टी एफ है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? इस मोलर द्रव्यमान के। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक, और 2 नंबर क्लियर हो गए। देखिए मेरे भाई कितना आसान सा एग्जाम्पल था। ठीक है, फटाफट से मेरे भाई नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। अब देखो आगे, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पढ़ो उसको भी ध्यान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि खा नंबर में अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकीय द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, और कह रहा क्यों होता है। ठीक, तो बोलोगे बिल्कुल हो सकता है भैया, कैसे होता है? चलो वापस से आते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कैसा करा? अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना मेरे भाई? अम्लीय माध्यम में जब आप निकालने जाओगे, तब आपको लिखना पड़ेगा क्या? पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4। अब इसकी अभिक्रिया जो है ना, आप किसके साथ करा दीजिए मेरे भाई? अम्ल के साथ करा दीजिए। अम्ल क्या हो गया? तो बोलोगे भैया एक सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हमने। ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब क्या करोगे आप कि आपको किसके साथ में करा लेना है? तो बोलोगे भैया हमें करा देना है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ करा देना है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। ठीक, जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, तब आपको यहाँ पर मिलेगा मैग्नीज सल्फेट। ठीक है नहीं, MnO4। क्या मिलेगा मेरे भाई? MnO4 मिलेगा, और प्लस में आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? तो बोलोगे K2SO4 मिलेगा।
ठीक है ना। और क्या मिलेगा भैया, तो बोलोगे भैया जल मिलेगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन, यानी ठीक इस तरीके से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाहर हो जाएगा, ठीक। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप अगर चाहो तो यहाँ पर आप कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से, इधर कितने से करा देना, 2 से करा देना, ठीक, और इधर कितने से करा देना, 3 से करा देना, और इधर पे मेरे भाई कितने से करा देना, 2 से करा देना, ठीक है ना। और इधर पे तो कुछ नहीं है, इधर पे आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देना, इधर पे कितने से करा देना, 5 से करा देना, ठीक है ना। इस तरीके से ये ध्यान रखना। अब बड़ी चीज यहाँ पर ये नहीं है कि बैलेंस कराने वाली कहानी, ठीक है। अब बड़ी चीज ये है मेरे भाई कि आपको यहाँ पर ये चीज निकालनी पड़ेगी कि ऑक्सीकरण अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना है, ठीक है ना। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कि ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कैसे पता करते हैं मेरे भाई, ये बहुत आसान सा काम है। पहले आप यहाँ पर देखो, ये मैग्नीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था पहले निकाल दो। फिर यहाँ पे देखो ये मैग्नीज दिख रहा है, इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो, ठीक। फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो बचेगा वो परिवर्तन निकल आएगा, ठीक। चेक करते हैं एक बारी, क्या बोलोगे, देखो। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा तरीका बता दूं कि अच्छा इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो बोलोगे भैया प्लस का 1 होता है, प्लस जिसको निकालते हैं मेरे भाई ना उसको x मान लेते हैं। इसके कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बोलोगे 4, मल्टीप्लाई करा देते हैं, जितना इसके ऊपर चार्ज है बराबर में लिख देते हैं भैया 0। तो अब आप देखो तो 4 दूनी 8, यानी आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x माइनस का 8, और ये देखो प्लस का 1 है बराबर 0। अगर और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x बराबर जो मिला वो आपको कितना मिलेगा, प्लस का 7। मतलब यहाँ पर जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस की 7 है। इधर निकाल दो आकर के, तो इधर पे निकालोगे तो अब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना होता है मेरे भाई, प्लस का 2, और सल्फेट के ऊपर कितना होता है, माइनस का 2। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, प्लस की 2 है, और यहाँ पर कितनी थी, प्लस की 7। अब 7 में से 2 चला गया मेरे भाई, कितना बचेगा, 5। तो ये जो परिवर्तन नजर आया ना मेरे भाई, वो कितना नजर आया, तुम बोलोगे भैया हमें 5 मिला, ठीक। अब आपको निकालना है क्या, तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब जब तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तब हमारा जो फॉर्मूला होता है ना भैया, वो होता है क्या, अणुभार बटे में, अणुभार बटे में ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन, ठीक, ये होता है। तो अब आपने देखा भैया क्या, कि ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन या इसका तुल्यांकी भार। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जो इसका अणुभार होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कितना होता है, 58 होता है। कैलकुलेट आप कर लेना कि पोटेशियम का 39, मैग्नीज का 55 और इसका 16 चौको 64, ठीक है। एक का कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, ठीक। तो ये जोड़ देना। अब इसमें डिवाइड कितने से कर देना भैया, 5 से कर देना। कितने से कर देना, 5 से, ठीक। तो जो भी बनेगा ना मेरे भाई वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसके लिए, किसमें, अम्लीय माध्यम में, ठीक। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन मेरे भाई कंप्लीट नहीं हुआ। जो मेन चीज आपसे पूछी गई है वो दोनों में पूछा गया, कह रहा अम्लीय में भी बताओ और हमें कहां पर बताओ, ये क्षारीय माध्यम में भी बताओ। तो हम अभी दोनों में बातचीत करेंगे उसको लेकर के, ठीक है, कि अम्लीय माध्यम में कितना है और क्षारीय माध्यम में कितना है, ठीक। इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में। अब आगे की कहानी हो जाती है किसको लेकर के, तो बोलोगे भैया क्षारीय माध्यम में, ओके, क्षारीय माध्यम में, ठीक है ना भाई। अब क्षारीय माध्यम में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी आसान काम है, बहुत टफ चीज नहीं है। फिर से आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, तो बोलोगे भैया KMnO4। अब इसकी इस बार क्रिया किसके साथ करा दो ना मेरे भाई, क्षार के साथ में। तो क्षार क्या हो गया आपके पास में, KOH, ठीक। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो बोलोगे भैया K2MnO4, यानी पोटेशियम मैग्नेट बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और अब दूसरी चीज हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो बोलोगे भैया H2O, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से बात समझ में आ गई कि ना, कि बोले बिल्कुल भी पल्ले पड़ गई। अब यहाँ पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करा देना, 2 से, इधर भी कितने से करा देना, 2 से, और इधर भी कितने से करा देना, 2 से करा देना, ठीक है ना भाई। बाकी चीजें एकदम से बैलेंस रहेंगे ऑटोमेटिक, ठीक। अब समस्या वही है ना कि अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इधर पे तो आपको कितनी मिलेगी मेरे भाई, तो बोलोगे प्लस की 7 ही मिलेगी, ठीक। लेकिन इधर पे कितनी निकलेगी, इसके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, आप देख लेना। तो प्लस का आपको कितना दिख रहा है, 2, और इसके बाद इसको क्या मान लेते हैं, x माइनस प्लस लगाओ अभी, ठीक है ना, 4 और मल्टीप्लाई करा दो -2 से, ठीक। तो अब बराबर 0 कर दो, तो 2 प्लस x और -4 दूनी 8। अब 8 में से चला गया कितना, 2, तो बचेगा 6 बराबर में। तो अब क्या करोगे, x बराबर आ जाएगा प्लस का 6 मेरे भाई, ठीक। तो इधर पे जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, प्लस का 6। अब इसमें से अगर परिवर्तन देखना चाहोगे ना मेरे भाई, तो कितना नजर आएगा आपको, तो बोलोगे यहाँ पर लिख लो आप क्या, कि ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। अब ऑक्सीकरण अवस्था में जो परिवर्तन है ना मेरे भाई, वो कितना निकल कर आएगा। अब बोलोगे इधर 7 है, इधर 6 है, तो कितना निकल कर आएगा, 1। अब ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि हमें आप तुल्यांकी द्रव्यमान बता दो,
तो फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, कि तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या लिखोगे भैया, अणु भार बटे में, अणु भार बटे में, अब आप अणुभार के बटे में क्या लिखोगे, तो बोलोगे भैया अणुभार बटे में हम लोग लिखेंगे क्या, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। तो इसका अणुभार टोटल कितना होता है 158, अब ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना निकल कर 1। तो अब देख लो ध्यान से, ऑटोमेटिक आपको नजर आ जाएगा क्या, कि भैया क्या होता है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान होते हैं, तो बोले भैया इसलिए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी पूरी की पूरी कहानी इस क्वेश्चन की मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेहतर क्वेश्चन था। ठीक है, आसान नहीं था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सा बेटा दिमाग लगाना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए अच्छे तरीके से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए अच्छा भाई, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ध्यान से देखो क्या है। कह रहा है आपसे, कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कॉपर हाइड्रोक्साइड घुलनशील है, जबकि NaOH विलयन में नहीं। भैया क्यों ऐसा? ठीक है, बहुत आसान सा काम है। देखो ध्यान से कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्यूप्रस ऑक्साइड को ऐसे लिख लेना। ठीक, अब इसको किसमें घोलना है, तो कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप देखोगे तो इस तरीके से घोल दिया। बात बन गई नहीं बन गई? बोले ठीक है, यही तो है ना। अब जब इसमें घोलोगे तब आप देखोगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, CuNH3 का होल 4, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, होल 4 की पावर 2 प्लस, और प्लस OH का निगेटिव 2 माइनस। ठीक, ये ध्यान रखो। अब ये जो है ना, ये क्या बन गया, एक संकुल लवण बन गया। क्या बन गया? संकुल लवण बन गया। ठीक, ये घुल करके इसने क्या बना दिया, संकुल लवण बना दिया। और जबकि अगर हम यही दूसरी रिएक्शन सीखेंगे कि भैया इसी क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को हम लोग किसमें, कह रहा है आपसे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NaOH। ठीक, ऐसे तो बोलोगे भैया कोई संकुल लवण नहीं बनता। क्या बोलोगे? कोई संकुल लवण नहीं बनता। ठीक, इतना लिख लोगे? बताओ फटाफट से। अगर इतना लिखने के बाद अगर आपसे कहा जाए लाइन और लिख देगा क्या, कि भैया कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर इस प्रकार का एक संकुल लवण बनाता है, इसलिए यह घुलनशील है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कोई संकुल लवण नहीं बनता है, इसलिए यह इसमें घुलनशील नहीं है। ठीक, इतना लिख देना मेरे भाई, आंसर आपको आपके सामने देखने को मिल जाएगा। फटाफट से नोट करिएगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरे भाई, फटाफट से देखना है, अच्छे तरीके चीजों को सीखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है घन है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। बहुत आसान सा काम है, लिखो पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो लिखा है ना मेरे भाई, वो लिखा है CH3CH, और फिर इधर पे लिखा हुआ है CH3, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है मेरे भाई क्या, Br। ओके, अब इसकी जो अभिक्रिया है ना मेरे भाई, वो कराई गई है एल्कोहलिक के OH के साथ में। ध्यान समझना है ना। तो आपको बस ये काम करना होता है, और वो काम को इस तरीके से करना है क्या, कि जब आप इसको गर्म करेंगे तब आप देखेंगे क्या कि ये जो K है ना मेरे भाई, वो किसके साथ चला जाता है, Br के साथ में। तब आप देखोगे क्या कि यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या बाहर हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। और यहाँ से ना मेरे भाई एक हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ में, OH के साथ में, तो क्या बाहर हो जाएगा, जल। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो फाइनली बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बनकर के तैयार हो जाएगा, और यही जो है ना, ये क्या कहलाएगा, हमारा A कहलाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। अब इसके बाद करा इसकी अभिक्रिया अगर हम करा दें किसके साथ में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में, और उपस्थिति किसकी ले ले, पेरोक्साइड की ले ले मेरे भाई, किसकी ले ले, पेरोक्साइड की। ठीक, तब यही कहानी थोड़ी सी मेरे भाई चेंज हो जाती है। क्या, ध्यान से समझना है। अब आपसे कहा गया कि अगर इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करा दें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में करा दे। किसके साथ करा दे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करा दे, और क्या ले ले भैया, पेरोक्साइड ले ले। हमने कहा एक पेरोक्साइड का नाम लिख देते H2O2। ठीक, या आप पेरोक्साइड भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, जब इतना सब आप कर लोगे ना, तब आपको ध्यान रखना कि जब आप ये H2O2 यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति लेते हो, तब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना पड़ता है मेरे भाई। और वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, कि ये जो हाइड्रोजन है वो वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, मतलब यहाँ पर जाएगा, और Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। इसका मतलब आप देखोगे कि जो आपको फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3
CH2 और CH2 इसके साथ में क्या जुड़ा होगा मेरे भाई, Br जुड़ा होगा। ठीक, तो ये जो हो गया मान, ये किसका हो गया, B का हो गया। और यही आपसे पूछा गया था कि आप हमें A और B के मान बता दीजिए, और आपने देखा कितनी आसानी से A और B के मान बता दिए। ठीक है ना मेरे भाई, तो इस तरीके से चीजों को आपको तैयार करके रखना है। ठीक, मेरे ख्याल से मेरे भाई आप लोगों को ये ठीक है ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक, यकीन मानिए मेरे भाई, अब जब आप दोबारा से लौट करके आएंगे ना सेकंड वीडियो देखने के लिए, तब आपको ये चीजें और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहा होगा कि एथिल अल्कोहल व जल के मिश्रण में 12.54% जल है, तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल और जल के मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है ना मेरे भाई, तो अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। ठीक, और फिर छठवां और सातवां क्वेश्चन जो है ना फिर हम एक साथ करेंगे। मतलब ऐसे 3 लेक्चर में हमारा जो ये है ना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।